मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जो है सीडीपी का जो है प्रैक्टिस सेट। ठीक, जो हमारा जो है सीटेट के लिए, यूपी टेट वालों के लिए, सुपर टेट, जो डी ट्रिपल एस बी की हमारी 1600 वैकेंसी आने वाली उसके लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को क्या कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, चैनल को भी क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस समय जो जिस तरह से आप लोग सपोर्ट पहले बनाए थे उस तरह से आप लोग सपोर्ट को नहीं बनाए हुए हैं। ठीक है, और एक बात रही जो है कि आप लोगों को जो डिजी लॉकर पर जो है, डिजी लॉकर जो होता है उस पर सीटेट का जो है क्या है रिजल्ट अपलोड हो चुका है। तो आप वहाँ से जा कर के क्या करें, डिजी लॉकर का एक आप लोग अकाउंट बना लीजिए और वहाँ से अपना सर्टिफिकेट क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। सबका सर्टिफिकेट जो है रिलीज कर दिया गया था। लोग बोल रहे थे बीएड वालों का लिए, बीएड वालों का रोक दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएड वाले प्राइमरी में रहेंगे। मुझे तो यही लग रहा है, इस एक संकेत मिला है कि सीटेट ने जो है क्या किया है, बीएड का जो है सर्टिफिकेट रिलीज किया है। तो इससे पता चलता है कि बीएड प्राइमरी में रहेगा। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए। बहुत जल्द यूपी टेट की भी, यूपी टेट का भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चलिए बस आचार संहिता जैसे फिनिश होती है उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है। इसमें थोड़ा सा हो चुका है तो आप लोग बताएंगे कि निम्न में कौन सा अधिगम का शिक्षण स्तर नहीं है। तो इसमें क्या पूछा है, निगेटिव हमसे पूछा है। ठीक, तो इसमें हमारा अवबोध स्तर, तो इसके कितने स्तर होते हैं, शिक्षण के 3 स्तर हैं। ठीक है, शिक्षण अधिगम अधिगम का शिक्षण के 3 स्तर हैं। कौन कौन सा, एक अवबोध हो गया। ठीक है, अवबोध स्तर होता है, एक चिंतनशील होता है। ठीक, क्या होता है, चिंतनशील होता है। और एक हमारा क्या होता है, स्मृति होता है, स्मृति स्तर होता है। इस तरह से तीनों हमारे क्या हैं, ए भी ये हमारे क्या हैं, अधिगम स्तर हैं। और यही हमारा डी वाला दूरस्थ स्तर नहीं होता। तो लेकिन हमसे निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का आंसर हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक, आई होप सारी चीज़ें आपको, आप निगेटिव पे हमको ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि निगेटिव वाले क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मॉरिस मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया था। वे कौन कौन से वर्ड हैं, तो बताइए। प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन एवं व्यवस्था, या आत्मीकरण, या वाचन वाचन एवं अभिव्यक्तिकरण। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें किस चीज़ की खोज, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खोज को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 के बाद कौन आएगा, 2 के बाद इस चीज़ की क्या करेंगे, जिस चीज़ को खोजेंगे उसकी क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण करते हैं। क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं। मतलब ये हमारा दूसरा आ जाएगा। ठीक, पहला आ जाएगा। पर हम खोज कर लिए किसी की, फिर क्या कर लिए, प्रस्तुतिकरण कर लिए, फिर उसके बाद क्या करें, आत्मीकरण करेंगे। क्या करेंगे, आत्मीकरण करते हैं। ठीक है, आत्मीकरण करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आत्मीकरण के करने के बाद हम संगठन या व्यवस्थापना करते हैं। ठीक है, तीसरा। उसके बाद पांचवा हमारा क्या आता है, अभिव्यक्तिकरण। ठीक है, अभिव्यक्तिकरण। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा देखिए यहाँ पे नीचे कोड हमारे दिए गए हैं इस साइड। ठीक, देखिए इंग्लिश वाले पोर्शन में देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, तीसरा। तीसरा देखिए कह रहा है, कुछ क्वेश्चन में आ गया है टाइप होके जो है, ठीक है, कलर हो गया। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, जो हमारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है उसका प्रथम पद क्या होता है, तो योजना बनाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। योजना बनाने के बाद क्या करेंगे, शिक्षण या प्रस्तावना, तो शिक्षण करेंगे। उसके बाद प्रतिपुष्टि, लास्ट में क्या कर देते हैं हम लोग, ये हमारा अंतिम पद होता है क्या, प्रतिपुष्टि, यानी कि फीडबैक। ठीक है, अंतिम अंतिम पद होता है हमारा क्या, फीडबैक देना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, तो सरल से कठिन की तरफ है। मैंने ये चीज़ें अभी कल ही कराया था। तो सरल से कठिन की तरफ ये हमारा होता है, निश्चित से अनिश्चित से निश्चित की तरफ ये भी हमारा शिक्षण का सूत्र है। और क्या, दृश्य से अदृश्य की तरफ ये भी हमारा है, यानी कि विजुअल से किस तरफ, इनविजिबल की तरफ, ये भी हमारा शिक्षण का सूत्र। लेकिन हमसे इसमें क्या पूछा, नेगेटिव पूछा, कौन नहीं है, कौन सा इसमें नहीं है। तो हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, निगमन से आगमन की तरफ। निगमन का होता है कि
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें नियम बताएंगे। निगमन विधि में क्या होता है, नियम बताएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उदाहरण देंगे, ठीक है। और आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, नियम को बताते हैं, ठीक है, नियम बताते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये वाला हमारा प्रोसेस नहीं होता, बाकी सारे हमारे प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, पाँचवा। बताइए क्या करा है कि निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। देखिए नहीं वाले क्वेश्चन में भर भर के पूछे जा रहे हैं, नेगेटिव क्वेश्चन है। तो क्या होता है, जनतांत्रिक होना चाहिए, यानी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए शिक्षण की विशेषता, बिल्कुल है। सहानुभूति होनी, सिंपैथेटिक भी होनी चाहिए, वांछनीय सूचनाओं देने वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे तीनों होता है, और स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही राइट आंसर हमारा आ जाएगा, क्योंकि हमें नेगेटिव पूछा है। नेगेटिव का आंसर हमेशा क्या है, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। बाकी हमारे तीनों क्या हैं, गलत हैं, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप फिफ्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए फिफ्थ क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस कौन बताया था, पुनर्बलन की सूची किसने बताया था, सारगर्भिता का नियम और अनुकूलन का नियम किसके द्वारा बताया गया था, बताइए। तो इसमें जो है एनिमल इंटेलिजेंस का नियम जो है किसने बताया, थार्नडाइक द्वारा, ठीक है। कौन, थार्नडाइक द्वारा, ठीक। पुनर्बलन अनुसूची कौन बताया था, तो ए स्किनर द्वारा बताया गया था, कौन, स्किनर बताए थे, ठीक। सारगर्भिता का नियम कौन दिए थे, तो ए दिए थे हमारे गेल्सटाल्ट ने, ठीक। और अनुकूलन का नियम कौन दिया था, जीन पियाजे। कौन दिया था, जीन पियाजे। तो इस तरह से पहले का तीसरा, पहले का देखिए यहाँ पे तीसरा है, ठीक है, पहले का तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा, ठीक। तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग अपना जा करके क्या है, अकाउंट बना करके डिजी लॉकर पे अपना डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए सेवेंथ। सेवेंथ क्या कर रहा है कि निम्न निम्न में से कौन सा कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, मतलब जो पूर्व में आपको ज्ञान है, पूर्व पूर्व ज्ञान का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है, उपयोग किया जाता है, ठीक है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रस्तावना कौशल में होता है। एक ये चीज़ें हमारी किस में होती हैं, प्रस्तावना कौशल में होती है। बाकी उत्तीवन उत्तीवन परिवर्तन में नहीं होता। उत्तीवन परिवर्तन ये भी हमारा क्या है, एक क्या कौशल है, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्किल्स में हम जो पूर्व ज्ञान का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और जो हमारा स्टिमुलस और ट्रांसफॉर्मेशन स्किल में हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। और डिमॉन्स्ट्रेशन जो प्रदर्शन कौशल होता है, इसमें भी इसका उपयोग नहीं होता है, सिर्फ समापन में भी नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक, बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोगों के सामने है। सॉरी, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, अनुकूलन चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, या अभिसारी चिंतन से, बताइए। तो इसमें जो है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो हमारा होता है स्मृति आधारित होता है, क्या होता है, स्मृति थिंकिंग आधारित चिंतन हमारा होता है। अपसारी चिंतन में हम एक ही चीज़ को कई एंगल से सोचते हैं, ठीक है। और अभिसारी में जो होता है जैसे हाँ, यस या नो में हम क्या करते हैं, इसमें आंसर देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस तरह के प्रश्न बहुत ही क्वेश्चन भर भर के क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द, सॉरी मैंने गलती से इसको कर दिया, ठीक है। मतलब एक आउट ऑफ द बॉक्स, एक मतलब बॉक्स में है, बॉक्स में ही इसको आंसर देना है, लेकिन हमें क्या आउट ऑफ द बॉक्स, इस बॉक्स से बाहर जा करके सभी क्या करना है, सोचना है। तो इस तरह का चिंतन क्या कहलाता है, अपसारी कहलाता है, ठीक। तो इस तरह का चिंतन क्या कहलाता है, अपसारी कहलाता है, ठीक। मैंने इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दिया करिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएं कौन सा, नाइन्थ। नाइन्थ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ कह रहा है कि संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो संघनन सिद्धांत ना तो हमारा अधिगम से होता, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, सीखने से नहीं है, ठीक है। सीखने से, मोटिवेशन से, ये भी नहीं है। तो हमारा किससे, स्मृति से है, ठीक है। किससे है, स्मृति से। तो ये हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर। थर्ड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। और क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता से भी यह संबंधित नहीं है, ठीक है। तो संगणन याद रख लेना, संगणन सिद्धांत किससे, स्मृति से। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10th बताइए। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की
के बारे में चिंतन करता है। किसके बारे में? वैधता के बारे में, संपूर्ण विषय वस्तु के बारे में, संपूर्ण विषय वस्तु के बारे में, एक मिनट, प्रश्नों के प्रकार में, विश्वसनीयता में। तो संपूर्ण विषय वस्तु शामिल करता है। क्या करता है? संपूर्ण विषय वस्तु को क्या करता है? शामिल करता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा? सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11th। ठीक, 11th बताइए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियां क्या बच्चों को कमज़ोर, अगर बच्चा गलती कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, तो बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने में अच्छे अवसर देते हैं? बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक होता है? ये तो बिल्कुल गलत है। उनके चिंतन को समझने के लिए अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर बच्चा गलती करके किसी चीज़ को कर रहा है किसी चीज़ में, तो उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में उसको देखा जाना चाहिए। मारना चाहिए, पीटना चाहिए, उन्हें कमज़ोर करना चाहिए या सफलता कहनी चाहिए। तो वो गलती कर रहा है तो उसको जो है एक पॉजिटिव वे में लेना, ना कि नेगेटिव में लेना। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव की क्लास भी बहुत जल्द आप लोगों को कराई जाएगी। ठीक, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्रकल्पना का निर्माण। प्रकल्पना थोड़ा सा हिंदी में देखिए टेढ़ा शब्द है, तो इसको इंग्लिश में याद कर लिया करिए। फॉर्मेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द हाइपोथेसिस बोलते हैं, हाइपोथेसिस। ठीक, फिर क्या करा? वेरिफिकेशन ऑफ द, परीक्षण। परीक्षण का मतलब क्या था? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। सेकंड, या समस्या के प्रति जागरूकता, प्रॉब्लम ऑफ द अवेयरनेस। या फिर द कलेक्शन ऑफ द रिवेलेंट इंफॉर्मेशन, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना या समस्या के प्रति जागरूक। क्या करा? कौन सी समस्या समाधान में वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण था? समस्या के प्रति जागरूक हमारा क्या? प्रॉब्लम ऑफ द अवेयरनेस हमारा क्या जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ द अवेयरनेस हमारा क्या जाएगा? राइट। चलिए आगे आ जाइए। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, क्या होता है? अंतर्मुखी होता है। जो आत्म स्वयं में क्या होता है? केंद्रित होता है, यानी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन क्या होता है? इंट्रोवर्ट होता है। क्या होता है? इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी होता है। ठीक है, इंट्रोवर्ट होता है मतलब खुद में जो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होता है वो खुद में क्या होता है? अंतर्मुखी होता है। बहिर्मुखी ना होकर के क्या होता है? अंतर्मुखी होता है, उभयमुखी नहीं होता है, और ना ही सामाजिक निर्भर होता है। ठीक है, यह क्या होता है? अंतर्मुखी होता है, जो सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति होते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है? उदाहरण। तो मैंने अभी आपको बताया था कि उदाहरण विधि में क्या होता है? आगमन विधि में सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं? उदाहरण देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? नियम को बताते हैं। ठीक, क्या करते हैं? देखिए यहाँ उदाहरण आप दिए, उसके बाद क्या कर रहे हैं? नियम बता रहे हैं। तो कौन सी विधि में हो रहा है? आगमन विधि में होता है। निगमन विधि इसी का जस्ट उल्टा होती है। इसमें हम पहले क्या करते हैं? नियम को बताते हैं। जैसे मैथ में होता है, सबसे पहले हम क्या नियम को बताते हैं, फिर क्या करते हैं? उदाहरण समझाते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 15। अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है? जो अंगूर हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। किसका उदाहरण है? तो ये यौक्तिकीकरण का है। क्या है? रेशनलाइजेशन का है। ठीक है, रेशनलाइजेशन का है। ठीक है, ना तो दमन का है, ना ही प्रतिगमन का है, ना ही प्रतिक्रिया निर्माण का। तो यह किस चीज़ का है? रेशनलाइजेशन का है, याद रखेंगे जो। चलिए आ जाइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 16 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पूछे जाते हैं किसमें जो है जो हमारा सीडीपी हो गया उसमें भी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो हमें आर्टिकल किसमें 21 के ए में है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार हमारा दिया गया है किसमें? इसी में जो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है कहाँ से कहाँ तक? 18 से लेके 22 तक। ठीक, इसी में हमारा एक अनुच्छेद है 21 का ए, उसी में जो है शामिल है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ठीक, चले नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे आप लोग। शिक्षण का सत्तावादी स्तर होता है। जो शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर होता है, शिक्षक केंद्रित होता है। क्या होता है? शिक्षक केंद्रित। अगर सत्तावादी की बात की जाए तो क्या होता है? शिक्षण जो शिक्षक केंद्रित होता है। ठीक है, और छात्र केंद्रित। अब बच्चे को कभी भी सीखने के लिए जो हमेशा क्या छात्र केंद्रित होना चाहिए। ठीक,
नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। बताइए, आध्यात्मिक मूल्य, एन केन प्रकारेण धन अर्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। तो ये हमारे जो वर्गीकरण में है जो है, तो नैतिक मूल्य भी हमारा शामिल है, सांस्कृतिक मूल्य भी है और आध्यात्मिक मूल्य भी है। लेकिन एन प्रकरण से या चोरी से या किसी तरह से अगर आप धन का अर्जन कर रहे हैं तो यह हमारा जो है वर्गीकरण के मूल्य में हमारा शामिल नहीं किया जाता है। आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य हमारे क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ द वैल्यू डज नॉट इंक्लूड्स, ठीक, ये क्वेश्चन था हमारा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 19। देखिए क्या कह रहा है कि स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रति मान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। बताइए, अन्वेषण, सामान्यीकरण, तैयारी या प्रस्तुतिकरण। तो इसमें कौन सा हमारा क्या होता है, सामान्य होता है। बताइए कौन सा होता है, तो प्रस्तुतिकरण। स्मृति स्तर में और बोध स्तर शिक्षण में प्रतिमान में कौन सा उभयनिष्ठ होता है, तो प्रस्तुतिकरण होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो होती है दोनों में क्या होती है, सेम होती है, बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारी इसमें डिफरेंट होती हैं। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस कराना रहता, तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस आप लोगों को करा दी जाए। ठीक है, अब चलिए, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, व्यक्तिक सामाजिक अंतःक्रिया से, या फिर जो सूचना प्रक्रियाकरण से, या व्यवहार परिमार्जन से। तो यह किससे है, बताइए। अग्रिम जो व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, तो यह हमारे जो किससे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से है। ठीक है, यानी कि सूचना प्रक्रियाकरण से है। किससे है, सूचना प्रक्रियाकरण से, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं हम लोग जो है 21। ठीक, आ जा, हाँ ठीक है, कोड भी हम लोगों का यहाँ आ गया। तो कह रहा है शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब, कब होगा बताइए, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। बिल्कुल सही, जब खंड और संकुल संदर्भ की केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी तभी हम जो है शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण संभव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। बिल्कुल, स्थानीय अगर विकेंद्रीकरण करना, प्रभावी करना है तो स्थानीय संदर्भ में व्यक्ति वहाँ क्या हो, उपलब्ध हो, जो वहाँ की स्थिति को जानते हों। अगला कह रहा है कि अध्यापकों के पास जो है संसाधन और क्या हो, प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। बिल्कुल सही बात, अध्यापक के पास अगर संसाधन और प्रासंगिक सामग्री नहीं उपलब्ध होगी तो क्या शैक्षिक सुधार प्रभावी हो सकेगा, बिल्कुल नहीं हो सकेगा। तो इस तरह से हमारा तीनों हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। तो हमें तो कोड हमारा नीचे दिया गया है, तो नीचे हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3, तीनों हमारे क्या आ जाएंगे, राइट आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है कि पश्च अन्वेषण जो हमारा क्या होता है, पश्च अन्वेषण होता है, जो पश्च अन्वेषण जो होता है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है। बताइए, स्वतः शोध के हैं, एल्गोरिदम के हैं। बिल्कुल गलत बात है, ना तो सेल्फ रिसर्च के हैं, ना ही एल्गोरिदम के हैं, ना ही मानसिक वृत्ति के हैं। ये प्रक्रियात्मक फंक्शनल स्टेबिलिटी के हैं। स्टेबिलिटी स्थिरता जिसको बोलते हैं, फंक्शनल स्टेबिलिटी या स्थिरता जिसको कहते हैं, प्रक्रियात्मक क्या कह रहा है कि पश्च अन्वेषण जो है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं, उदाहरण हैं पूछा। ठीक है, तो ये हैं जो है स्वतः शोध के हैं, सेल्फ रिसर्च के हैं। ठीक है, सेल्फ रिसर्च के हैं। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्या है, एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया। यह कथन किसने दिया था, मानसिक प्रक्रिया है, यहाँ रहेगा मानसिक रहेगा। ठीक है, मानसिक प्रक्रिया है। ठीक, तो यह कथन किसके, निकोल एवं ब्रूस ड्रेहलल का, या डिहॉन का, या क्रोक्रो का। तो यह क्या है, क्रोक्रो का है। ठीक, इन्होंने कहा था क्रिएटिविटी इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग ओरिजिनल रिजल्ट्स। द स्टेटमेंट मतलब क्रोक्रो का स्टेटमेंट है। ठीक, बस इतना आप लोगों को याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 24। बताइए, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहता है। अगर मान लीजिए क्या है, 1 2 3 4 4 4 6 7 8, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको क्या कहते हैं, बहुलांक कहते हैं। क्या कहते हैं,
बहुलांक कहते हैं। जो बार बार कई बार आए, जो बहुधा अधिक बार आता है, उसे बहुलांक कहते हैं। ठीक, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप बताएंगे इसको, जो है बताइए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, दूसरे व्यक्ति के वाह व्यवहार की नकल है। जो दूसरे व्यक्ति की अगर आप वाह व्यवहार की नकल करेंगे तो क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है, लर्निंग सीखना कहलाता है, अनुकरण कहलाता है, कल्पना चिंतन तो है नहीं, एकदम आसानी से इसको कर सकते हैं, क्या कहलाता है, अनुकरण। ठीक है, सिमुलेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिमुलेशन। अनुकरण को क्या बोलते हैं, सिमुलेशन। और सीखने को क्या बोलते हैं, लर्निंग। कल्पना को क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन। चिंतन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, याद रहेगा ना सारी चीज़ें। चलिए, तो आप बताएंगे 25 में आपके कितने क्वेश्चन हुए। 25 से ये टोटल हम लोग 130 उस क्वेश्चन टाइप किए गए हैं। ठीक है, पर डे हम 25-25 का टारगेट बना के ले चलते हैं। अगर टाइपिंग क्वेश्चन मिल गए हैं तो कर लेते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन, ताकि आपको विजिबिलिटी की प्रॉब्लम ना हो। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिएगा। अगर मज़ा आ रहा करने में क्वेश्चन तो भी बताइएगा। और हाँ, एनसीएफ 2005 मैंने कल कराया है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए। बहुत ही अच्छे से, बहुत डिटेल से कराया गया है। आप लोग कहेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड वाला भी मैं करा दूंगा। ठीक, वहाँ से आप कम से कम 10 से 10-12 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।